Students, today we will discuss about the diagnostics test, यानी कि उपचारात्मक विधि क्या होती है। आप लोग देखते हो कि हमारी जो जितना भी, चाहे हमारी साइकोलॉजी है, चाहे हमारी फिलोसफी है, उसमें जो भी हम हेलो मैम। करते हैं। जी मैम, मुझे ना आवाज नहीं आ रही है आपकी, कम आवाज आ रही है आज। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, यानी कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारी जो शिक्षण की अवधि है उसमें हमारा जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं, इन परीक्षणों की क्यों आवश्यकता है, क्या क्या इनके टाइप्स हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि इन परीक्षणों के द्वारा, देखो हमारी साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टेस्ट दिए गए हैं कि बच्चों की उपलब्धि को नापने के लिए, उनके मेंटल लेवल को नापने के लिए, उनकी अचीवमेंट को नापने के लिए बहुत सारे हमारे टेस्ट दिए गए हैं। उसमें चाहे हमारा अल्फा टेस्ट है, बीटा टेस्ट है, B1 है, B2 है, आर्मी अल्फा टेस्ट है, वो बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि इन टेस्टों के द्वारा जो हमारे अचीवमेंट जो परीक्षण, अचीवमेंट जो टेस्ट है, निष्पत्ति परीक्षण जिनको कहा गया है, इसमें केवल छात्रों की शैक्षिक योग्यता नापी जाती है। यानी कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं कि जो हम आप लोगों के जो टेस्ट लेते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उस जितना सब्जेक्ट या जो टॉपिक हमने किया है, उसकी क्या उपलब्धि हुई आप लोगों को, उसको नापने के लिए हम जो टेस्ट बनाते हैं, चाहे वो हमारा वर्बल है या नॉन वर्बल है, यानी कि मौखिक या आपका लिखित, कोई भी परीक्षण है, आप लोगों की अचीवमेंट को लेने के लिए के सारे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है वीडियो। हमने है 2 यूनिट है, 10 यूनिट, जितना भी हमने किया है उसमें क्या है कि उसके आधार पर बच्चों का जो टेस्ट लिए जाते हैं, उनको चाहे असाइनमेंट दिया जाता है या उनसे, यानी कि मौखिक उनका परीक्षण होता है या फिर आपका लिखित, तो उस आधार पर मेन हमारा क्या होता है कि बच्चे की अचीवमेंट को आंकना, यानी कि उसकी उपलब्धि को आंकना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि आपकी 50 बच्चों की एक क्लास है और उसमें से 20 बच्चे ऐसे ओके बेटा। तो जो जितने भी हमारे निदानात्मक जो परीक्षण है, यानी कि बेटा डायग्नोस्टिक टेस्ट उन्हीं को बोला जाता है कि हमने जितनी जो बच्चे की अचीवमेंट हमने आकी है, जो बच्चे की उपलब्धि का हमने असेसमेंट किया है, उसको नाप किया है, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं कि छात्रों के विभिन्न गुणों का भी, यानी कि जैसे हम साइकोलॉजी में क्या करते हैं कि बच्चों की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो टेस्ट है, कि उसके आधार पर बच्चे की पर्सनैलिटी का भी असेसमेंट करते हैं। साइको में हमारी दूसरा क्या है कि हमारी इंटेलिजेंस, यानी कि हमारी बुद्धि का परीक्षण भी किया जाता है। उसके लिए हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अनेक टेस्ट बनाए हैं। तो चाहे हमारी इंटरेस्ट है, यानी हमारी रुचियों का, अभिरुचि का, हमारी बुद्धि का, हमारे व्यक्तित्व का, इन सब का मापन किया जाता है। इसके आधार पर हमारे बहुत सारे जो टेस्ट हमारे बनाए गए हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलप टेस्ट है,
या हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट है, या बच्चों की उपलब्धि को मापने वाले हमारे टेस्ट हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो निदानात्मक जो परीक्षण है बेटा, उसमें क्या है कि हमारा जो अचीवमेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चों के एग्जाम के बाद जो अचीवमेंट उसने की है, उसके आधार पर उसकी कमियों को हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कहाँ कितनी कमी रही है, क्योंकि जब 50 बच्चों की एक क्लास है तो सभी बच्चों को सेम ट्रीटमेंट मिला है, यानी कि सभी बच्चों को सेम हमने पढ़ाया है। तो कुछ बच्चों को अच्छे मार्क्स आए हैं, एजुकेशनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, और उनको उन कमियों को दूर करने के लिए हम उन बच्चों को ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि उनको दोबारा से हम पढ़ाते हैं या समझाते हैं, या उनकी कमियों के आधार पर ही उनको आगे एजुकेशन दी जाती है। तो इस तरह से ये हमारे क्या कहलाते हैं, निदानात्मक परीक्षण या हमारे डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। अब बेटे इसकी नीड क्यों हुई, एजुकेशनल डायग्नोस्टिक्स की नीड क्या हुई, कि क्यों हम ये टेस्ट करते हैं। शैक्षिक निदानात्मक जो परीक्षण है या हमारे उपचारात्मक जो परीक्षण है वो क्यों किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे के सीखने के संबंध में जित मैम आपकी आवाज चली जाती है बार बार। कि बेटा थोड़ा बहुत जो जहां से समझ में ना आए बाद में पूछ लेना, ठीक है। तो हमारा जो शैक्षिक जो निदान है वो यही है बेटा कि हमारा जो बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट हमने लिया उसमें जो कमियां आई उसी के आधार पर हम उस बच्चे को क्या करते हैं, रिमीडियल टीचिंग जिसको बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण उस बच्चे को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से शैक्षिक निदान और उपचारात्मक शिक्षण एक ही क्रिया के दो पहलू हैं, यानी कि बच्चे का टेस्ट लिया, बच्चे की कठिनाइयों को देखा, उन कठिनाइयों के आधार पर हमने एजुकेशनल जो डायग्नोस्टिक्स वो किया हमने, यानी शैक्षिक उपचार। शैक्षिक उपचार का मतलब क्या है कि हमने उस बच्चे की कमी हमने पकड़ी है। मान लो एक बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, हमने देखा कि 100 में से उसके 5 या 10 मार्क्स आए हैं, तो उसकी कमी क्या है, उस बच्चे को मैथ समझ में नहीं आया, या टीचर का पढ़ाया हुआ उसको समझ में नहीं आया, या बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। तो उस कमी को हमने देखा, फिर हमने क्या किया कि किसी दूसरे टीचर से उसको पढ़ा गया, या फिर उसको यूनिट वाइज या सब यूनिट के थ्रू उसको थोड़ा थोड़ा करके उस बच्चे को समझाया गया। तो इस आधार पर फिर हमने उसका अचीवमेंट टेस्ट लिया, तो हमने देखा कि उस बच्चे में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट है। तो ये हमारा जो परीक्षण था वो एजुकेशनल जो डायग्नोस्टिक्स हमने किया वो था, यानी कि शैक्षिक निदान। और जो हमने एक्स्ट्रा उस बच्चे को पढ़ाया या समझाया वो था हमारा रिमीडियल टीचिंग, यानी कि उस बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण हमने प्रदान किया। तो इसकी जो नीड थी वो यही थी बेटा कि हमें उस किसी भी स्टूडेंट को उसके शैक्षिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसकी कमियों के आधार पर उसको शिक्षा प्रदान करना, और उसकी बच्चे की जितनी भी अशुद्धियां हैं या जो कमजोरी है, मान लो किसी बच्चे, जब हम छोटी क्लास में हम देखते हैं कि बच्चा लिखने में गलती करता है, हम क्या करते हैं, उस बच्चे को प्रैक्टिस बार बार वही वर्ड उसको 5 बार 10 बार जब लिखने के लिए देते हैं तो वो बच्चा प्रैक्टिस करता है, और इस प्रैक्टिस के बेस पे वो बच्चा परफेक्ट हो जाता है, और वो वर्ड वो लाइफ में कभी भी नहीं भूलता। तो इस तरह से बच्चे की जो अशुद्धि है, जो कमजोरियां हैं, जो उसकी कमियां हैं, उन सब का हम पता लगाकर उसको जो भी टीचिंग दी जाती है वो हमारी रिमीडियल टीचिंग कहलाती है। तो जो शैक्षिक निदान की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी कि मेथड ऑफ एजुकेशनल डायग्नोस्टिक्स, तो कौन कौन सी विधियां हैं, सबसे पहले है हमारी निरीक्षण विधि, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, निरीक्षण विधि का अर्थ है कि किसी विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखकर बालक की उसकी रुचियों के आधार पर
उसकी कक्षा कक्ष की जो भी हमारी अभिवृत्तियां हैं या हमारा इंटरेस्ट है या उसकी जो रुचियां हैं, उसके आधार पर हम बच्चे को जो भी हमने पढ़ाया, इस विधि में अध्यापक उसको ये देखता है कि टाइम टू टाइम जब टीचर क्लास में जाता है, बच्चे को देखता है कि क्या बच्चा डिसिप्लिन में है, नहीं है, बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता है, बच्चे ने होमवर्क किया या नहीं किया, अगर होमवर्क नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। आप देखो कि हमारी जब एक क्लास होती है, टीचर क्लास में सामने जब खड़े होते हैं, राउंड लेते हैं, तो हर बच्चे पे उनकी नजर होती है, यानी कि टीचर के सामने प्रत्येक बच्चे के विषय में ये पता चल जाता है कि कौन बच्चा पढ़ता है, कौन बच्चा डिसिप्लिन डिसिप्लिन में है, कौन नहीं है, किसके समझ में आता है, किसके नहीं। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि एक बच्चा पूरा टाइम क्लास में बैठा रहता है, वो कोई वर्ड ना कोई लिखता है ना समझता है, तो हम क्या पाएंगे, हम ये देखेंगे कि इस बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो कोई फिजिकल इसको प्रॉब्लम है या इसको समझ में नहीं आता। तो ये क्या है कि ये ऑब्जर्व है, यानी कि हम उस बच्चे का टाइम टू टाइम निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन हम उसकी करते हैं। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि बच्चे को जो हमने बच्चे के लेवल के आधार पर क्या हमने उसको सामग्री दी है, सामग्री यानी कि जो टीचिंग मटेरियल। मान लो मेरी 8th क्लास है, 9th क्लास है, और मैं 12वीं क्लास का अगर बच्चे को पढ़ाती हूँ, तो क्या उनको समझ में आएगा? नहीं, क्योंकि हमने जो टीचिंग जो मटेरियल दिया है वो उसके लेवल से ऊपर है। और एक और मान लो उस 9th क्लास का बच्चा और मैं उसको 6th क्लास का मटेरियल उसको पढ़ाती हूँ, तो वो भी तब भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इसका भी मतलब ये है कि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग वो टीचिंग मटेरियल उसको नहीं मिला है। दूसरा क्या है कि जो विषय सामग्री है वो उसके अनुकूल नहीं है, यानी कि उस बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो तब भी बच्चा, अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो भी वो बच्चा काम नहीं करेगा। तो ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण के आधार पर उसका पता लग जाएगा। इसके बाद हम कई बार देखते हैं कि हो सकता है स्कूल में कोई जैसे कई बार बच्चे का जब क्लास में मन नहीं लगता, बार बार वो क्लास में आना पसंद नहीं करता है, तो हो सकता है बेटा कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम है या कोई पानी की प्रॉब्लम है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, लाइब्रेरी की है, या प्लेग्राउंड में कोई बच्चा उसको तंग करता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि उस बच्चे का पूरा ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। तो एक तो ये टेक्निक है हमारी, और निरीक्षण करने के बाद हम उस बच्चे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो एक तो टेक्निक ये है। दूसरा क्या है बेटा, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, यानी कि संचयी रिकॉर्ड। इसके आधार पर क्या करते हैं बेटा, इसमें हम देखते हैं कि बच्चे की विभिन्न जो एक्टिविटी है उसमें हम देखो, कई बार क्या होता है किसी स्कूल में डे बाय डे का कार्ड होता है, किसी में मंथली कार्ड होता है, कहीं पे वीकली और कहीं पे हमारा ईयरली। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट का जो अचीवमेंट जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है वो उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। डांस में कहाँ कहाँ पे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये सारी चीजें भी हम उसमें देखते हैं। हम पाते हैं कि एक बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेता है, कोई डांस में नहीं लेता है, कोई एक बच्चा ऐसा जो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना पसंद करता, तो उसकी भी हम देखेंगे कि उस बच्चे की क्या कमी है, क्यों नहीं वो इंटरेस्ट लेता है। तो ये सारी चीजें जो हमारा क्यूमुलेटिव जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसमें हम पूरा रिकॉर्ड हम रखते हैं, फिर हम उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं और उन कमियों को दूर करते हैं जो बच्चे के सामने, जो बच्चे के सामने आती हैं। इसके बाद क्या है बेटा, यानी कि एनेक्डोट। इसमें क्या होता है कि इससे अभिप्राय यह है कि किसी भी घटना या स्थिति का वर्णन करना, कि बच्चे के सामने, कि जब बच्चे का हम निरीक्षण करते हैं हम देखते हैं कि घटना की कौन सी तिथि थी, समय क्या था, कैसी सिचुएशन थी। कई बार क्या होता है कि एक इंटेलिजेंट बच्चा भी क्लास में एक टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है। हम देखते हैं कि उस बच्चे ने इंटरेस्ट, जब एक बच्चा पढ़ने वाला है, टाइम टू टाइम सारा काम करता है, तो उस बच्चे ने
आज क्लास में या होमवर्क क्यों नहीं किया है, क्या रीजन है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी कमजोरी है उस बच्चे की जिसके आधार पर उस बच्चे अपना काम नहीं किया। हम देखते हैं कि सर्कमस्टांसेस ऐसी हुई होंगी, किसी बच्चे की लड़ाई होगी या बच्चे तबीयत खराब, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है बच्चे के सामने हो सकती है। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं कि जो घटनावृत्त यानी कि जो हमारी घटना हुई है उसके आधार पर हम बच्चे को उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको उसका निरीक्षण करते हैं और उसको सारी की सारी कठिनाइयों से दूर कर हम उसको बच्चे को समझाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी क्या थे मेथड ऑफ एजुकेशनल डायग्नोस्टिक्स। अब इसकी इम्पोर्टेंस जरूरत है हमारी लाइफ में, क्या महत्व है, क्या लाभ है, सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम है, क्या कारण है, उसको समझ में नहीं आता है। तो उसकी जितनी भी समस्याएं हैं उसके विषय में हमें ज्ञान होता है। सेकंड है हमारा कठिनाइयों का पता लगाकर उनको दूर किया जाना। यानी कि हमने बच्चे की प्रॉब्लम देखी, एक बच्चा जब लगातार क्लास में आता है, हम उसकी कॉपी देखते हैं, उसको हमने होमवर्क दिया और वो बिल्कुल होमवर्क नहीं करके लाया, फिर हम उसकी कॉपी जब चेक करते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे ने 1 वीक से कोई भी काम इस कॉपी में नहीं किया। तो उसकी फिर हम क्या देखेंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या, क्यों नहीं किया वही उससे। तो हम उसके पेरेंट्स से बात करते हैं या और उसके रीजन को हम जानते हैं, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें ज्ञात होता है, प्रॉब्लम को हम दूर है कि कठिनाइयों को दूर करने में शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। यानी कि जो भी हमारी टीचिंग जो मेथड है वो मेन हमारा इसमें होता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को टीचिंग मेथड जो हमारे हैं, मान लो लेक्चर मेथड से उसको समझ में नहीं आता है, तो उस बच्चे को हम क्या करेंगे, उस बच्चे को हम कोई भी प्रोजेक्ट से समझाएंगे या फिर उसको कोई भी असाइनमेंट वगैरह देंगे या होमवर्क में ऐसा काम देंगे कि वो बच्चा खुद लिख कर क्लास में लेके आए। तो इस तरह से उस बच्चे की सारी कमजोरी को हम भाप कर, उसका ऑब्जर्वेशन कर, उसका निरीक्षण कर हम उसकी कमियों को दूर करते हैं। इसके बाद क्या है कि छात्र कुसमायोजन से, यानी कि जो हमारी बच्चे का समायोजन एडजस्टमेंट, कि जो बच्चे का एडजस्टमेंट होता है क्लास में, वो बेटा उसकी जो भी ग्रुप्स होता है उसमें उसका होना, क्योंकि क्लास में एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। इस तरह से उस बच्चे की जो कमी है उसका रीजन को जानकर हम उस बच्चे की एडजस्टमेंट में हम हैं। इस है उसका डेवलपमेंट, यानी कि एक अच्छे समाज का निर्माता वो बच्चा बनता है। क्योंकि बच्चा क्या है, जितने भी हमारे चाहे कोई भी हमारा वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हमारे बैंक में है या फिर टीचर है, आर्मी में, कहीं भी सबसे हमारी लाइफ की जो पहली सीढ़ी होती है वो है हमारा घर और उसके बाद हमारा स्कूल। यानी कि स्कूल में ही एक पहली क्लास में मान लो एक फर्स्ट क्लास में हमारे 50 बच्चे हैं, इन 50 बच्चों में से हम देखते हैं कि कोई बच्चा इन्हीं में से कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई हमारा जैसे नेवी में जाते हैं या किसी भी फील्ड में जो बच्चे वो जाते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा एक अच्छा समाज या एक गुड जो सोसाइटी है उसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो हमारी जितने भी डायग्नोस्टिक्स जो टेस्ट हुए हैं उनका यही बेनिफिट है, यानी कि यही इनका महत्व है। इसके बाद क्या है कि जो हमारी उपचारात्मक जो विधियां हैं, जो रिमीडियल क्लास है बेटा, उसका क्या उद्देश्य है, यानी उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है रिमीडियल टीचिंग का। तो रिमीडियल टीचिंग का मैंने पहले भी बताया है कि बच्चे की जो कमजोरियां हैं उनके आधार पर, उसकी कठिनाइयों के आधार पर उनको दूर करते हुए हम जो भी उपचारात्मक शिक्षण बच्चे को देते हैं वही हमारा रिमीडियल टीचिंग कहलाता है। तो रिमीडियल टीचिंग में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब हम 50 बच्चों की क्लास होती है तो उसमें बेटा हमारा जो 40 मिनट का जो टाइम पीरियड होता है उसी में कई बार हमें अटेंडेंस, मान लो
अटेंडेंस भी लेनी पड़ती है, बच्चों का होमवर्क भी चेक करना पड़ता है, हमें पढ़ाना भी पड़ता है। और कई बार एक आध बच्चा ऐसा होता है जो इनडिसिप्लिन जो क्रिएट करता है, तो वो भी 10-5 मिनट वो भी खत्म कर देता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने ही पर्सनल एग्जाम्पल देते देते न जाने कहाँ पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो उपचारात्मक जो होती है, यानी कि जो हमारी रिमीडियल जो टीचिंग होती है, तो उसका यही उद्देश्य है कि जब हम कक्षा में रहते हुए बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, बच्चे का निरीक्षण करेंगे, उसकी कमियों को देखेंगे, तो कई बार क्या होता है कि 2 या 4 दिन के लिए एक बच्चा हमारी नजर से बच भी सकता है, क्योंकि 40-50 बच्चों में कई बार ध्यान नहीं जाता। लेकिन कभी ना कभी चाहे वो होमवर्क नहीं करके लाता है या क्लास में वो बच्चा, तो उसकी कमियों का हमें चल जाता है, फिर हम उस कमी के आधार पर उस बच्चे को रिमीडियल टीचिंग भी देते हैं। तो यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी इसका उद्देश्य मेन क्या होता है, रिमीडियल जो टीचिंग होती है बेटा, कि छात्र की मनोवृत्ति एवं आदतों को समाप्त करना। कई बार क्या होता है, देखो आजकल जो हमारे जितने भी स्कूल है उसमें एक काउंसलर जरूर होता है, ठीक है। तो वो जो गाइडेंस हमें प्रोवाइड करता है, काउंसलर हमें जो काउंसलिंग करता है, आजकल देखो कि बहुत सारे बच्चे एजुकेशन से फ्रस्ट्रेट होके कोई बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, यहाँ तक कि अगर रिजल्ट खराब है तो बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो वो काउंसलर क्यों रखे गए हैं, क्योंकि बच्चे की उस मेंटलिटी बच्चे के अंदर है, जो बच्चे की मनोवृत्ति है, उसी उसके आधार पर उसकी जो बुरी आदतें हैं उनको दूर करना। तो ये हमारा उपचारात्मक शिक्षण का ही एक उद्देश्य है। इसके बाद क्या है कि छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि पैदा करना, यानी कि जब बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना, रुचि पैदा करना किसमें, पढ़ाई में। तो बच्चे की जो जो बुरी मनोवृत्ति है या उसकी जो बैड हैबिट्स हैं, उनके ऊपर हम ओवरकम पा लेते हैं, यानी कि उनके ऊपर हम उनको दूर हम कर देते हैं, तो बच्चे का ऑटोमेटिक हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई में हो जाता है। तो इस तरह से जो मेन उद्देश्य है ये भी है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना इन एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रगतिशील आदतों का विकास, यानी कि प्रोग्रेसिव जो हमारी हैबिट्स हैं उसका डेवलपमेंट करना। जो हमारी प्रोग्रेसिव हैबिट्स क्या होती हैं कि बच्चे का ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करना, उसका स्पोर्ट्स में भी, म्यूजिक में भी, आर्ट क्राफ्ट, यानी कि बच्चे को ऑलराउंडर बनाना। बट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। तो बच्चे के चरित्र को, यानी कि एक एक गुड जो हैबिट है उसका डेवलपमेंट करने के बाद बच्चे का एक गुड करेक्टर का भी डेवलपमेंट होता है, उसका मनोबल बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है। दूसरा क्या है कि उसके मन में जो मानसिक जो उलझने होती है, यानी कि सेकंड है हमारा